नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल से ये खबर आ रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से 2 साल में चौथी बार चुनाव की तरफ या चौथी बार वोट की तरफ अब ये चला गया है, तो ये काफ़ी गहरा संकट है। देखने में लग सकता है कि ये इजराइल के इतना पॉलिटिकल इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से अमेरिकन इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरीके से इजराइल जो है मिडिल ईस्ट में अपनी पहल बना रहा था, जिस तरीके से उसके रिश्ते सुधर रहे थे, जिस तरीके से जॉर्डन के साथ, इजिप्ट के साथ उनके पहले से थे, फिर उसके बाद उसने अबू धाबी के साथ उसने शुरू किए, फिर सऊदी अरेबिया के साथ उसकी बात चल रही थी, लेकिन ईरान ईरान की तरफ वो हॉस्टाइल था। उसके मद्देनजर ही काफ़ी कुछ है। इजराइल जो है ये 28 मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है। इसका झगड़ा काफ़ी वक्त से चला आ रहा है फिलिस्तीन के साथ, लेकिन जो ये और इजराइल काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है मिलिट्रली और एक तरीके की सुपर पावर कह लीजिए इसे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिस तरीके इसराइली की बैंकिंग है वो अमेरिकन इकोनॉमी को डोमिनेट करती है, तो इसराइल को हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता। तो बहरहाल जो ये है कि इसराइल में फिर से एक संकट आ गया है, 2 साल में चौथी बार चुनाव की तरफ बढ़ गया है आगे। तो ये किस तरीके से ये होगा, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें जो हम इसमें सबसे जो बुनियादी बात है वो ये है कि संसद में जो बजट पारित करते समय सीमा पूरी करने में नाकाम रहे, इसलिए ये सरकार एक तरीके से गिर गई है। तो ये बजट पारित करने को लेके क्या है, हम इस पे बात करेंगे, हम डिटेल से बात करेंगे इस पे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं बेसिकली इसमें, जो सारी बातें हुई हैं, तो ये बेसिकली हुआ क्या है कि इजराइल की जो एक तरीके से सरकार जो कोalition है, ये पहले से थोड़ी सी कच्चे तौर पर देखे जा रही थी, इसको ब्रिटल तरीके से कहा जा रहा है, और ये कोलैप्स हो गई 7 मंथ्स के अंदर ही। तो जिससे कि इलेक्शन एक तरीके से 2 साल के अंदर अगर चौथा इलेक्शन हो जाए तो ये अपने आप में इस तरीके का ये है कि ये हो क्या रहा है इकोनॉमी के अंदर या किसी देश के अंदर। तो ये है कि 7 महीने में जिस तरीके से कोलैप्स कर गई है और ये 2 साल के अंदर चौथा बार हो रहा है। तो जो ये कैंपेन होगा एक तरीके से ये न्यू चैलेंजर के लिए एक तरीके से रास्ता सेट करता है, ताकि वो जीत भी सकते हैं, ताकि जिससे जो लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो इंडिया के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, मोदी जी के साथ उनके पर्सनल ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो जिस तरीके से एक नया चैलेंजर इसमें डी थ्रोन उनको कर सकता है, यानी कि उनको सत्ता से हटा सकता है। लेकिन ये बहुत लंबे समय से उनको सर्व कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा शिरोन परेज वगैरह भी थे, उनके बारे में काफ़ी बातें हुई थी जिस तरीके से फिलिस्तीन के साथ जो टॉक्स थे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी वक्त तक रहे। तो इन्होंने बेसिकली हुआ क्या है कि अब ये जो हालात हैं अभी वो बता रहे हैं कि ये 23 मार्च को जो है ये प्लेस इलेक्शन जो है बैलेट पे जा सकता है। उसके बाद जिस तरीके से पार्लियामेंट जो है ये फेल कर गई है, जो नेशनल बजट था सेकंड ईयर इन अ रो, ये इम्पोर्टेंट है कि दूसरी बार ये बजट पारित कराने में समय सीमा पूरी कराने में नाकाम रही, इसलिए ये गिर गई। तो इसका जो बैकड्रॉप है वो यही है। तो एक तरीके से जो ये अलायंस था इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रत्यारोप लगे हैं, और जिस तरीके से एक तरीका ग्रजिंग अलायंस था, एक दूसरे से शिकायतें इनको काफ़ी थी। दो पार्टीज जो थी उसमें से एक डिफेंस मिनिस्टर थे वो जो हेड कर रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट पार्टी को। तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर जो हैं बेनी गेंट्स, GANTZ, इनके बीच में संबंध इतने अच्छे नहीं रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक तरीके से ये अवॉइड कर रहे थे एक दूसरे को, और ये वोट पे इनको जाना पड़ा है। इसमें मैं बताऊंगा भी डिफेंस मिनिस्टर ने क्या टिप्पणी की है बेनी गैस ने नेतन्याहू को लेके, उस पर भी हम जब करप्शन ट्रायल पे हम बात करेंगे उस पर हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये हुआ क्या है कि एक तरीके से जो चैलेंजेस हैं वो 3 इनकन्क्लूसिव मैचअप्स हुए हैं। एक तरीके से कोई स्पष्ट बहुमत नहीं दिख रहा था जिस तरीके से, और जो कंबाइंड फोर्सेस हैं किस तरीके से कोरोना वायरस के आउटब्रेक को ये नहीं थाम पाया इसराइल, उसका भी एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद चौथे जो फेज की जो बात होगी उसके लिए अलग से जिस तरीके से काफी महीनों इनका पॉलिसी पैरालिसिस रहा इनके देश के अंदर, और जिस तरीके से जो है कि स्टक बाय द पैंडेमिक जो एक तरीके से हुआ है, उसका व्यापक असर इसराइल पे भी बहुत देखा गया है, और उसकी सरकार ही गिर गई है, मतलब सरकार ही ले डूबे हैं वो। तो इसके बाद जो हुआ ये है कि लेकिन इसका जो प्रेसिपिटेशन था, इसका जो कैटलिस्ट की तरह जो काम किया, वो डिफरेंसेस थे दो बड़े नेताओं के बीच में, नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर थे और बेनी गेंट्स जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके बीच में, ये अलग अलग पार्टीज से आते थे, इनके बीच में डिफरेंसेस थे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि एक तो काफी महीनों का इनमें पॉलिसी पैरालिसिस देखा गया, और दूसरी बात इसमें यह हुई कि जो अनएम्प्लॉयमेंट था इसराइल के अंदर वो 15% तक बढ़ गया था, और ये स्टीप तरीके से बढ़ा था, यानी काफी लोग बेरोजगार हुए थे। और जिसमें यह है कि पेंडेमिक ने एक तरीके से काफी ज्यादा यहाँ पर संकट पैदा कर दिया। तो नेतन्याहू की अगर हम बात करें, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि हम इलेक्शंस नहीं चाहते थे, लेकिन अब जिस तरीके से
पार्लियामेंट को डिसबैन कर दिया गया है, तो इलेक्शन हम पर थोपा गया है, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इलेक्शंस जीत जाएंगे, ऐसा नेतन्याहू का कहना है। और इसी के जवाब में जो बेनी गैट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जिसको कहते हैं कि करप्शन ट्रायल की तरफ ना जाए, ये कोर्ट में ना देखना पड़े, तो उनके मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर देता हूँ, नेतन्याहू इज टेकिंग अस टू इलेक्शंस जस्ट सो ही डजंट हैव टू शो अप इन द कोर्ट। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी करप्शन के चार्जेस हैं। और इसमें एक जो करप्शन ट्रायल में जो एक विशेष एंगल था उसमें ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू थे वो इसको डिरेल कर सकते थे अपने खिलाफ, जो ये करप्शन के जो एलिगेशंस की मुहिम थी पूरी, इसको डिरेल कर सकते, एक ऐसा कोalition बना सकते थे जिसको प्लेंट कोalition भी कहा जाता है डिप्लोमेसी वर्ल्ड में। और इसको जिस तरीके से जो लेजिस्लेशन था, ताकि इनको शील्ड कर दिया जाए किसी भी तरह की प्रोसिक्यूशन, यानी किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से इनको एक शील्ड मिल जाए, इसकी तरफ इनके कदम बढ़ रहे थे। लेकिन बहरहाल ये जो था करप्शन ट्रायल के लिए, तो बेनी गैट्स को एक अपॉर्चुनिटी दिखी यहाँ पर, तो उन्होंने इसको एक तरीके से गिरा दिया सरकार को। तो जो बजट क्राइसिस था हम उस पर बात कर लेते हैं। तो ये एक रीजन बना जो अलायंस का था। तो जो नेतन्याहू की जो पार्टी थी वो थी लिकुड, LIKUD, लिक्विड पार्टी थी। और बेनी गैंट्स की जो पार्टी है वो ब्लू एंड व्हाइट अनरिवेल्ड है। तो ब्लू एंड व्हाइट जो पार्टी थी उनके उसके जो नेता थे गेंस ब्लू, ये डिफेंस मिनिस्टर भी थे। तो पार्लियामेंट ऑटोमेटिकली जो एक तरीके से ब्रोकअप हो गई है। तो जिस तरीके की डेडलाइन जो थी कि स्पेंडिंग प्लान की जो वो एक तरीके से एक्सपायर हो गई, जिस तरीके से जो इजरायली सरकार थी उसके लिए एक तरीके का संकट आ गया। तो उसके बाद जो हुआ कि जो ऐसा पहला है इसके जो परमानेंट गवर्नेंस है 2018 के बाद एक तरीके से देखा गया है, तो ये लगातार दूसरे साल इनको ये नहीं करा पाए। तो एक तरीके से जब ये कोalition बना था उस वक्त इलेक्शन के दौर में भी जब बात हुई थी, तो उस समय जिस तरीके से रिकाउंटिंग की बात की गई थी, जिस समय नेतन्याहू को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने कोalition तैयार कर लिया था और वो वापस प्रधानमंत्री पद पर पहुंच गए थे, जिससे इंडिया ने भी काफी राहत की सांस ली थी। उस वक्त मुझे याद है उस वक्त के पेपर्स, मीडिया, ये सब यही कह रहे थे। तो उसका जो डिस्ट्रस्ट था एक तरीके से, लेकिन वो उसी वक्त से चला आ रहा था। तो इसके जो इश्यूज थे, तो जिस तरीके से जो एक तरीके से इनके बीच में जो था अनेक्सिंग जो वेस्ट बैंक को लेकर के जो फिलिस्तीन का था, उसको लेकर के भी कुछ सीरियस डिफरेंसेस थे इनके बीच में। और एक इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इंडिया ने काफी बड़ी सारी डील्स की इसराइल के साथ 2012 से ही कर रही है। और 2030 का जो प्लान था उस पर भी मैंने एक लेक्चर बनाया था, प्लीज देखिएगा उसको। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि जो इजरायली संसद में बजट पारित करने की जो समय सीमा पूरी करने में विफल रहने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार एक बार फिर गिर गई है। तो ये इसका ऑफिशियल रीजन है और ये इसका काफी हद तक सही रीजन भी है। लेकिन एक रीजन और है कि उनके बीच में डिफरेंसेस थे, वेस्ट बैंक को लेकर थे, इकोनॉमी को लेकर थे, करप्शन को लेकर थे। इन सारी बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से जिसमें देखा जाए तो 23 मार्च की तरफ ये चला गया है इलेक्शन। तो इसमें ये जिसको ये देखा जाएगा, तो ये जो गेट्स ने जहां 2020 और 2021 में प्रास्ताविक जो बजट था उसको एक साथ मंजूरी की मांग कर रहे थे, लेकिन नेतन्याहू जो थे उनकी मांग को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ मौजूदा वर्ष के बजट को ही मंजूरी देने की बात कही थी। तो ये जो क्लॉज, ये एक तरीके का जो रीजन बना कि क्यों बेनी गैट्स ने ऐसा किया और क्यों नेतन्याहू ने इस तरीके से वो इलेक्शन में जाने को उन्होंने मंजूर किया। तो उसकी जो बुनियादी वजह बनी थी वो ये बनी थी कि जो गेट्स जो थे वो 2020 और 2021 के प्रस्तावित जो बजट था उनका, उसको एक साथ मंजूरी देने की मांग कर रहे थे। वहीं नेतन्याहू ने उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया, एक तरीके से डिफेंस मिनिस्टर की मांग को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ जो करंट स्टेज मौजूदा वर्ष है इसके ही बजट को मंजूरी देने की बात कही। तो लेकिन इन दोनों के बीच दूरियां और बढ़ गई और अंततः सरकार गिरनी ही थी। तो इनके बीच में आरोप प्रत्यारोप के काफी चले। इनको जिस तरीके से समर्थकों का भी आरोप है कि गेस्ट खुद को सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, जो जेन्युइन भी है अगर इनको अपॉर्चुनिटी विंडो मिली है। लेकिन और इसके साथ ही बेनी गैट्स का जो ये कहना है, ऑफिशियली उनका कहना है, जो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी नेता है इन्होंने कहा है कि पीएम पद का वादा तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि नेतन्याहू ने जो है वो गठबंधन धर्म को नहीं निभाया है। तो अगर उन्होंने धर्म को नहीं निभाया है, इसकी वजह से चीजें खराब होती चली गई और इन हालातों के पास उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। तो बेनी गैट्स ने अपनी पोजीशन को काफी हद तक क्रिस्टल क्लियर किया है, बेंजामिन नेतन्याहू का किया है। अब ये इजरायली जनता के ऊपर है कि वो इस पे क्या सोचते हैं, उसका इलेक्शन क्या होगा। लेकिन इंडिया के लिए जो इजराइल है और डिफेंस नीड्स को लेके वो बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसको आने वाले वक्त में बताएंगे। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से ब्रोकरेज किया था, पीस डील्स बनाई थी मिडिल ईस्ट के साथ, तो उसको किस तरीके का झटका लगेगा जो बाइडेन जब एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लेंगे, उसको लेके जो इजराइल जिस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे खास करके मिडिल ईस्ट में और खास करके इंडिया के डिफेंस नीड्स को लेके, वो दिलचस्प होने वाला है और वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।